हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मस्त इंग्लिश चैनल। आई एम इंदल सर। आज का टॉपिक होगा हम लोगों का प्रीपोजिशन। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन क्या है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखते हैं टेबल पर किताब है। ठीक है, तो टेबल पर किताब है, ये क्या है? टेबल नाउन है, किताब नाउन है, इज जो है तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। पर क्या है? तो पर कर क्या रहा है इस दोनों के नाउन के बीच? ये दोनों नाउन को क्या कनेक्टर की तरह जोड़ने का काम कर रहा है। अगर जोड़ने का काम कर रहा है तो क्या हम लोग इसे कंजक्शन कह सकते हैं? अगर कंजंक्शन नहीं कह सकते या इसको कंजंक्शन कह सकते हैं या एडजेक्टिव कह सकते हैं, तो ना ही कंजंक्शन है, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है नाउन के आगे पीछे आता है। कंजंक्शन जो होता है जोड़ने का काम करता है, कनेक्टर का काम करता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ना तो प्रीपोजिशन कंजंक्शन है और ना ही कनेक्टर का काम कर रहा है और ना ही ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये आखिर में है तो क्या है? तो प्रीपोजिशन क्या है इसको जान लेते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used to establish a relation between two nouns। यानी प्रीपोजिशन जो है आपका दो नाउन के बीच में एस्टैब्लिश यानी कि रिलेशन को स्थापित कर रहा है, एक संबंध, नया संबंध बना रहा है दोनों को जोड़कर। ठीक है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, नया संबंध बनाता है, वह प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि प्रीपोजिशन और डीपली बेसिक देखते हैं। इसको हटाते हैं, जैसे कि लिखते हैं टेबल पर। ठीक है, टेबल पर लिखे। प्रीपोजिशन में देखिए सबसे पहले कि प्रीपोजिशन में दो सेंस है। एक तो हो गया आपका प्रे और दूसरा हो गया पोजीशन। ठीक है, प्रे का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। ठीक है, तो प्रे माने पहले और पोजीशन माने स्थिति। कब का स्थिति? पहले का स्थिति। पहले कहाँ? प्रीपोजिशन जो है, कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन आपका पहले आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ समझिए पोजीशन माने स्थिति। यहाँ जो है टेबल क्या है? नाउन है, और पर क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो पहले क्या आ गया? टेबल आ गया, और पर क्या आ गया? माने प्रीपोजिशन यहाँ बाद में आ रहा है। अब इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। जैसे पोजीशन का दो सेंस होता है। पोजीशन का दो सेंस क्या होगा? प्रे और पोस्ट। प्री और पोस्ट, समझिएगा गौर से। तो प्री माने पहले और पोस्ट माने बाद में। प्री माने पहले और पोस्ट माने बाद में। इसको समझिए, प्री पहले क्या है और पोस्ट बाद में क्या है। जैसे प्रीपेड मोबाइल, पोस्टपेड मोबाइल। मोबाइल जो है लोग प्रीपेड कराता है, तो प्रीपेड क्या होता है वो समझिए। जैसे कि मोबाइल पहले रिचार्ज करवाता है लोग, इसके बाद उसको यूज करता है, तो वो हो गया आपका प्रीपेड। और वही मोबाइल पहले पोस्टपेड कराता है, पोस्टपेड कराने के बाद यूज करता है, इसके बाद महीना के लास्ट में जब बिल आता है उसे जमा करता है, तो वो पोस्टपेड हो गया। यानी कि पहले एक प्रीपेड है जो कि पहले रिचार्ज करवाया गया और तब यूज किया गया, और पोस्टपेड है, पोस्ट जो बाद में
तो बाद में कहने का सेंस ये है कि पहले यूज किया, बाद में बिल पे किया। क्लियर? तो उसी तरह से यहाँ जो है नाउन पहले है और प्रीपोजिशन बाद में है। तो प्री मतलब इंग्लिश में होता है पहले, ठीक है। प्री का मतलब इंग्लिश और पोस्ट का मतलब हिंदी। इंग्लिश हिंदी कैसे, इसको समझिए। यहाँ इंग्लिश जब हम इसका बनाएंगे टेबल पर, तो क्या बनेगा? ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टेबल। तो यहाँ जो है हम लोग समझ लिए कि प्रे माने इंग्लिश में पोजीशन, प्रीपोजिशन पहले आएगा नाउन से, ठीक है, नाउन से पहले आएगा प्रीपोजिशन। प्रे का मतलब हो गया ये इंग्लिश में, और पोस्ट मतलब, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो पहले आएगा नाउन हिंदी में और बाद में आएगा प्रीपोजिशन। क्लियर? इतना समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं इसका रूल, ठीक है। इसका रूल होता है, जो उस रूल के आधार पर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। तो रूल इसका कहता है, उसको जो है कहता है कि रूल नंबर 1 कहता है आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन सब्जेक्टिव केस, subjective case is not used, subjective case is not used, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसको समझिए। जैसे यहां लिखे प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन को समझिए कि कह रहा है कि आफ्टर प्रीपोजिशन सब्जेक्टिव केस इज नॉट यूज, यानी प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद जो है आपका सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, नॉट यूज, ठीक है। सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा प्रीपोजिशन के बाद। जब सेंटेंस में हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। और दूसरा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। केस इज यूज्ड, ठीक है। तो प्रीपोजिशन कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद, इसका रूल सब आफ्टर प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल लिखते हैं और एग्जाम्पल के बाद हम लोग सबको समझ में आएगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो एग्जाम्पल लिखे पहला, शी हैज complained, she has complained, she has complained again, she has complained against Ram and me, I, ठीक है। और दूसरा लिखे, she has complained against Ram
एंड मी। ठीक है, तो यहां हमने दो एग्जाम्पल लिया कि पहला है शी हैज कंप्लेंट अगेंस्ट। अगेंस्ट क्या है? प्रीपोजिशन। अब यहाँ क्या आया? राम एंड आई, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ क्या हुआ? तो सब्जेक्टिव केस का यूज किया गया, इसलिए गलत। दूसरा, शी हैज कंप्लेंट अगेंस्ट, अगेंस्ट आ गया। अब यहाँ कह रहा है कि राम एंड मी, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये राम भी ऑब्जेक्ट ही है, ये सब्जेक्ट नहीं है, राम का ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कैसे है वो समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है दोनों ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया गया है, इसलिए यह सही हुआ। यहाँ तक एक रूल को हम लोग फॉलो कर लिए, समझ लिए। अब पहले आपको यह समझा दूं कि राम कैसे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं आई, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। लिखते हैं ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, हिज। ठीक है, और जैसे लिखते हैं यू, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। उसी तरह से राम, राम लिखे तो राम का ऑब्जेक्ट राम ही होगा। ठीक है, यहाँ समझ में आया? जैसे कि आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिज, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, और राम यानी किसी का नाम लिखते हैं उसका ऑब्जेक्ट नाम ही होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? अब हम लोग अगला रूल को पढ़ते हैं कि दूसरा रूल इसका क्या कहता है। ठीक, अगला रूल कहता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में देखते हैं क्या कहता है। रूल है आपका कि आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन के बाद क्या? V1, V2, V3 और V5 इज नॉट यूज। यानी प्रीपोजिशन के बाद दूसरा रूल कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फाइव फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद किया जाएगा वर्ब यानी कि V1 प्लस ING या V1 प्लस ING या V4 बोल सकते हैं इसको, V4। ठीक है, या आप लिख सकते हैं जेरेंट, जेरेंट, जेरेंट का यूज किया जाएगा। अब ये कैसे किया जाएगा इसको हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं और इसके बाद समझते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल लिखे कि ही, एग्जाम्पल लिखे he aims at solve, he aims at solve these problem। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिए he aims at solving these problems। ठीक है, तो यहाँ जो है क्या किया गया है? यहाँ ING का प्रयोग नहीं किया गया है। एट क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का
फोर्थ फॉर्म यूज करना है, जबकि फोर्थ फॉर्म यहाँ यूज नहीं किया गया, इसलिए सेंटेंस गलत हुआ। अगला है ही हैज़ एम्स एट सॉल्विंग, ठीक है, दीज प्रॉब्लम्स, इसलिए ये सही हुआ। तो क्या करना है, इसका जो रूल था हम लोगों ने पढ़ लिया। अब रूल के बाद हम लोग चलते हैं प्रीपोजिशन के यूज पे, कि इसका यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग यूज करेंगे 2-3 प्रीपोजिशन को, जैसे यूज पढ़ेंगे ऑन, एबव और ओवर का, ठीक है। इस 3 वो का यूज हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है। जैसे हमने लिया यहाँ ऑन का यूज देखिएगा कैसे हम लोग करेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, इस वस्तु पर कोई वस्तु रखा हुआ हो, ये कोई वस्तु है और उस वस्तु पे कोई वस्तु रखा हुआ हो और वो टच कर रहा हो, सटा हुआ हो, ठीक है, टच कर रहा हो, तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगला है एबव। एबव क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखा हो और टच नहीं कर रहा हो। यहाँ कोई वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर कोई वस्तु है और वो टच नहीं कर रहा है, घेर नहीं रहा है, तो वैसे स्थिति में, यानी कि ऊपर है, उस वस्तु से थोड़ा ऊपर हो, तो वहाँ पे एबव का प्रयोग करते हैं। अगला ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं उसको समझिए। ये वस्तु है और कोई वस्तु इस वस्तु के ऊपर, ये वस्तु था और इस वस्तु के ऊपर कोई वस्तु पड़ा है और कम से कम उस वस्तु को 2 साइड से घेर रहा हो। कम से कम कितना? 2 साइड से घेर रहा हो, तो वहाँ पे ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, इसके बाद समझते हैं कि कैसे। जैसे हम लोग बोलते हैं ऑन द टेबल, बोले ना ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल क्यों? माने ऑन यानी ऊपर है, लेकिन ऑन द टेबल लिखते हैं। चलिए लिखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं पहला का कि देयर इज अ कैप, देयर इज अ कैप, ठीक है, देयर इज अ कैप, खाली स्थान, हिज हेड, ठीक है। तो यहाँ क्या है, देयर इज अ कैप, खाली स्थान, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन लगा। तो ऑन क्यों लगा सो पहले समझिए। उसके माथे पे टोपी है, तो क्या टोपी माथा पे रहता है, सर में लगाया जाता है, तो माथा से टच नहीं करता, टच किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया गया। दूसरा एग्जाम्पल को समझिए। दूसरा एग्जाम्पल आपका है कि कह रहा है कि द फैन इज क्या है, एबव योर हेड, यानी योर नहीं, सॉरी, आवर हेड, यानी द फैन इज एबव आवर हेड, ठीक है। हमारे सर के ऊपर, हमारे माथा के ऊपर क्या है, पंखा लटका है, पंखा चल रहा है, ठीक है, पंखा लटका है। तो क्या पंखा में मेरा सर सट रहा है? नहीं सट रहा है, और वह पंखा जो है किसी भी तरह से हमें नहीं घेर रहा है, इसलिए यहाँ एबव का प्रयोग किया गया। अगला कहता है, तीसरा नंबर एग्जाम्पल को समझते हैं कि ओवर का यूज यहाँ
क्यों किया गया और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं द रूफ इज ओवर योर हेड। ठीक है, यहां कहता है द रूफ इज ओवर योर हेड, यानी छत जो है हमारे माने कि माथा से ऊपर है, और छत क्या कर रहा है, जहाँ ओवर का प्रयोग होगा, ओवर का यूज जहाँ किया जाएगा, उसके बारे में क्या बताए थे एग्जाम्पल फोटो में, कि कोई भी वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, सटा हो या ना सटा हो उससे कोई बहस नहीं है, कोई भी वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और कम से कम दो साइड से घेर रहा हो, दो साइड से घेर रहा हो, अधिक से अधिक चारों दिशा से घेर सकता है। तो रूफ छत क्या है, हमें चारों दिशा से घेर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो छत जो है चारों दिशा से घेर रहा है, यहाँ पे ओवर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे पुल देखते हैं, पुल, नदी के ऊपर पुल, तो नदी के ऊपर जो पुल होता है वो क्या करता है, नदी के कम से कम दो साइड से उसको घेरे हुआ होता है, दो साइड से घेरा रहता है, इसलिए उसे ब्रिज बोलते हैं। और ओवरफ्लाई क्यों बोला जाता है, ओवरफ्लाई भी क्या करता है, कम से कम उस रोड को दो साइड से घेरे हुआ होता है, और दो साइड से घेरे हुआ होता है, उसे ओवरफ्लाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का बेसिक और सिंपल प्रीपोजिशन का नॉलेज, यूज और रूल रेगुलेशन को हम लोग समझे, फॉलो किए हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इससे अगले क्लास में एडवांस प्रीपोजिशन को, और समझेंगे कि एडवांस प्रीपोजिशन को पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, और यहाँ तक जो हम आप लोगों को बताए, लास्ट तक ये वीडियो को ज़रूर देखें, और देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे, इससे लगे कि हाँ हमें देखने पर कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।